Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the remaining part of sterilization. So let's start our lecture without wasting our time. Antimicrobial agents are chemicals that kill or inhibit the growth of microorganism. कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स वो वाले होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स वो वाले केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इंक्लूड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीसेप्टिक्स as well as drugs used in the treatment of infections, diseases of plants and animals. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं उसमें शामिल क्या होता है? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड एंटीसेप्टिक्स होती हैं, एज वेल एज ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल को जो इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन, उनके इलाज के लिए हम क्या करते हैं? एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। Antimicrobial agents may be of natural or synthetic origin and they may have a static or sedal effect on microorganism. कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं वो या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक ओरिजिन भी उनका हो सकता है। मींस के वो कुदरती तौर पे भी पाए जा सकते हैं और उनको हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करवा सकते हैं, जैसे कि कल्चर मीडिया है। अब इसका इफेक्ट दो किस्म का होता है, या तो स्टैटिक इफेक्ट होता है या फिर सीडल इफेक्ट होता है। अगर स्टैटिक इफेक्ट है तो स्टैटिक इफेक्ट वो वाला होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। सीडल इफेक्ट वो वाला होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की टाइप्स आ जाती हैं, एग्जाम इसकी है एंटीसेप्टिक सबसे पहले आ जाती है। माइक्रोबियल एजेंट्स हार्मलेस इनफ टू बी अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन शुड नॉट बी टेकन इंटरनली। मीन्स दैट इसका मतलब क्या है कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी को इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे तो स्किन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसको, नमी वाली मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटरनली यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड अल्कोहल्स, मर्क्यूरियल एंड सिल्वर नाइट्रेट एंड आयोडीन सोल्यूशन अल्कोहल्स एंड डिटर्जेंट्स। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम सबको ज्यादा अच्छे से समझ आ सकते हैं वो है डिटर्जेंट्स। अब हम कपड़े वॉश करते हैं या फिर डिटर्जेंट या फिर फिनोल अल्कोहल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं फर्श वगैरह की सफाई के लिए, तो वो स्किन पे लग भी जाए तो उसका ऐसा ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, नुकसान नहीं होता। लेकिन उसको हम बाहर आउट एक्सटर्नल इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनल इस्तेमाल हम उसको नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है जी डिसइन्फेक्टेंट्स। अब एंटीसेप्टिक्स जो होता है वो लिविंग के लिए होता है, डिसइन्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो जो हमारे पास सतह होती है, किसी भी चीज़ की सरफेस जो होती है या सिंपली नॉन लिविंग थिंग्स को स्टरलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिसइन्फेक्टेंट। एजेंट्स दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरली देयर स्पोर्स बट आर नॉट सेफ फॉर एप्लीकेशन टू लिविंग टिश्यूज। कहते हैं एजेंट्स ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये उसके स्पोर्स को भी किल करें। नॉट सेफ फॉर एप्लीकेशन टू लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दे आर यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अब इनएनिमेट का मतलब है कि जो नॉन लिविंग है, एनिमेट हो जाता है लिविंग, और इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे जैसे कि टेबल, फ्लोर्स, यूटेंसिल्स वगैरह बर्तन आ जाते हैं, फर्श आ जाता है या टेबल की सतह आ जाती है, उनको साफ करने के लिए हम जो एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट्स में आते हैं। मेजर और डिफरेंस पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो इनमें सबसे मेन डिफरेंस यही है कि एंटीसेप्टिक्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग के लिए, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन इसमें एक-एक आप एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल कोड कर दें। डिसइंफेक्टेंट की एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, इंक्लूड हाइपोक्लोराइड क्लोरीन कंपाउंड डाई, कॉपर सल्फेट, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। अब
डिसइंफेक्टेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको जो समझ आएगी वो है फिनोलिक की। हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जो घरों में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लोर को, फर्श को साफ करने के लिए, वो फिनोल होता है, ठीक है। फिनोल का कपड़ा वगैरह लगाते हैं, ठीक है, या फिनोल वाले पानी से धोते हैं ताकि उसमें अगर कोई भी किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो धुल जाए। एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस। अब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस की एप्लीकेशन क्या है? द फार्मासिस्ट यूज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस इन फार्मास्यूटिकल ट्रायल्स फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड अदर इक्विपमेंट्स। कहते हैं जो फार्मासिस्ट होते हैं जिन्होंने फार्मेसी की होती है, वो फार्मास्यूटिकल ट्रायल्स में स्टेरिलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं ग्लासवेयर एंड अदर इक्विपमेंट। अब ग्लासवेयर का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो ग्लास की बनी हुई होती है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए इक्विपमेंट्स ऐसे जो होते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गया, पिपेट होगी, फनल हो गया। द प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्टेबल ऑफ्थेल्मिक इरिगेटिंग एंड स्टेराइल डोजेज फॉर्म। कहते हैं जो इंजेक्टेबल हमारे पास होती है ड्रग्स वगैरह उनके लिए, या ऑफ्थेल्मिक रिलेटेड टू आई जो होते हैं उनको बनाने के लिए इरिगेटिंग एंड स्टेराइल डोजेज फॉर्म। एंड फॉर द डिल्यूशन ऑफ स्टेराइल मेडिकेमेंट्स, जो स्टेराइल मेडिकेमेंट्स होती है उनको डाइल्यूशन करने का। डाइल्यूशन किसे कहते हैं? डाइल्यूशन उस चीज को कहते हैं जिसमें हम पानी की, वाटर की एडिशन करके उसको थिन करते हैं। However, Taham, it must be kept in mind that all types of medicaments and other articles cannot be sterilized by any one method। कहते हैं अब हमने स्टेरिलाइजेशन डिस्कस किया। स्टेरिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई हमने प्रिपरेशन बनाई है, कोई सोल्यूशन बनाया है या कोई आर्टिकल बनाया है, उसके अंदर हमने चेक करना है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर उसका स्पोर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने निकालना या फिर उसको किल कर देना है। तो उसके उन्होंने डिफरेंट तरीके बताए हैं। अब तरीके उन्होंने क्यों डिफरेंट बताए हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए एक ही तरीका जो है वो ठीक हो। तो हर एक चीज़ को स्टेरिलाइज़ करने के लिए डिफरेंट मेथड होता है। इसी तरह इधर भी उन्होंने कहा है कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ को स्टेरिलाइज़ करने के लिए कौन-सा तरीका बेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता था, फार्मासिस्ट शुड हैव थ्रो नॉलेज ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस दैट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकेमेंट्स और आर्टिकल्स वेदर ड्राई हीट मोस्ट हीट फिल्ट्रेशन मेथड और एनी अदर मेथड इज टू बी यूज्ड। अब जो फार्मासिस्ट है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि जो चीज वो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज कर रहा है, जिस चीज को वो स्टेरिलाइज कर रहा है उसके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। In hospital practice, the sterilization processes are used for the preparation of sterile gauzes and dressings। कहते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो स्टेरिलाइजेशन की जाती हैं चीजें उसमें गॉजेज होता है, ड्रेसिंग्स होती हैं, मतलब कि कोई वाउंड हो गया तो उसको उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, बैंडेज करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है उसको स्टेरिलाइज करना। फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास इक्विपमेंट लाइक टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, पेपेट्स, ऑल ग्लास syringes। कहते हैं अब इसमें क्या होता है कि ज्यादातर वो वाली चीजें होती है जो ग्लास की बनी हुई होती हैं, जैसे कि पेट्री डिश, पिपेट वगैरह। Sterilization of operation theater and all type of articles used in operation theater include aprons, gloves, face mask, hoods, forceps, scissors, knives, etc। अब कहते हैं अब ये सारी चीजें इनके लिए भी क्या होता है, सेपरेट जो है वो मेथड यूज किया जाता है ताकि ये अच्छे से स्टेरिलाइज हो सके। अब फॉर एग्जांपल जो ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे होते हैं उसका जो एप्रॉन होता है या उसकी जो ड्रेसिंग होती है उसको हम ड्राई हीट से तो स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, ड्राई हीट से तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसके लिए मोइस्ट हीट जो होती है, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन वो ज़्यादा सूटेबल होती है। उसके बाद हमारे पास ग्लासवेयर आ जाते हैं। ग्लासवेयर मीन्स कि वो वाली चीज़ें जो ग्लास की बनी हुई होती है, उनको कैसे हम स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, द ग्लासवेयर एंड apparatus लाइक फ्लास्क, बीकर्स, funnel, ड्रॉपर, बॉटल्स, ग्लास rods, pipettes, petri dishes, glass tube, pestle and mortar, tiles, ointment tubes, ampoules, vials, syringes, needles, etc। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ग्लास शामिल है, जिसमें शीशा शामिल है। इसको क्या करते हैं, इनको स्टेरिलाइज हमने इनके तरीके से, कौन सा तरीका इनके लिए बेस्ट होता है, इसमें आ जाते हैं मे बी स्टेरिलाइज्ड इधर बाय मोइस्ट हीट और ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड इज प्रेफर्ड। कहते हैं इनके लिए ड्राई हीट मेथड जब वो ज्यादा उसको तरजीह दी जाती है बनिस्बत उसके मोइस्ट हीट के। इक्विपमेंट उसके बाद आ जाते हैं। अब इक्विपमेंट में क्या आता है, ऑपरेटर्स और डिवाइसेस मेड अप ऑफ मेटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, spatulas, metal part of bacterial filters such as a millipore filter, CITES filter, etc। इस तमाम की सब के जो फिल्टर होते हैं उनको इस तरीके से स्टेरिलाइज किया जाता है। मे बी स्टेरिलाइज्ड बाय स्टीम अंडर प्रेशर एट अ टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 मिनट्स। कहते हैं जो हमारे पास ये फिल्टर होते हैं इनको हम स्टेरिलाइज करते हैं अंडर स्टीम। टेम्परेचर कितना होता है 121, और टाइम कितना होता है
15 से 30 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं उसका साइज कितना है। अगर तो वो छोटा है उसके लिए टाइम ठीक है, और अगर बड़ा है तो डबल उसमें राउंड किया जा सकता है, तो उसके लिए टेम्परेचर और टाइम दोनों ज्यादा चाहिए। The material should be wrapped with muslin so that steam may penetrate to the surface of the metal parts. Sharp edged instrument should not be sterilized in hot air because long heating at high temperature in hot air lead to oxidation which reduces the sharpness of the leads blades कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें रैप्ड होती हैं, मतलब जो चीजें कवरिंग में होती है, पैकिंग में होती है, उनके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद कहते हैं जो शार्प एजेस जैसे कि नाइफ ब्लेड हो गया, जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, तेज धार वाले आलात, उनको कहते हैं इस तरीके से हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक उसको टेम्परेचर में रखने से क्या होता है, उसकी तेज धार जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए उसको ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा देर के लिए नहीं रखा जाता।